आज हम एक नई सीरीज में जाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री की। देखिए, हम आज के दिनों में जो लेक्चर्स कंप्लीट कर रहे थे, उन लेक्चर्स में हमने बहुत ही डेप्थ में आपको जानकार कराया कि किस तरह से ब्रिटिशर्स के एक्ट एंड रेगुलेशंस बिफोर द 1857 काम कर रहे थे। हमारी ब्रिटिश रूल इन इंडिया की सीरीज, हमारे कमीशन एंड कमेटीज की सीरीज, उसके बाद हम यहाँ तक पहुँचे यानी कि हमारी सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म सीरीज, और फाइनली गवर्नमेंट के एक्ट एंड रेगुलेशन की सीरीज। और आज हम करने जा रहे हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की सीरीज। हमने क्यों ये सीरीज अब स्टार्ट की? अब हम 1857 तक हर तरह से पहुंच गए हैं, इसलिए अब हमें गवर्नर जनरल भी समझ आएंगे। और गवर्नर जनरल के माध्यम से आप एक बार दोबारा से एक रिवीजन ले लेंगे 3 से 4 लेक्चर के अंदर ही पूरी हिस्ट्री जो हमने इतने दिनों में कवर की है। गवर्नर जनरल टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीलिम्स के इसके रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर आता है। अगर यूपीएससी में उस साल पर्टिकुलर ना आए तो स्टेट पीसीएसएस में पक्का आता है। सेकंड, क्योंकि मेंस का सिलेबस है मॉडर्न हिस्ट्री जनरल स्टडीज का, तो आपको बड़ी आसानी से इससे रिलेटेड मेंस के क्वेश्चन मिल जाते हैं। जनरल स्टडीज में 2013 में डलहौजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था बाकायदा, और चूंकि आपका ऑप्शनल है तो आपके लिए तो यह बहुत जरूरी है। तो हर वे में दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द upcoming phenomena after the 1857, the freedom fighting and everything. To understand the upcoming governor generals after the 1857, you need to understand the governor general from the time of the Robert Clive till Dalhousie. That is important. So today we are going to start about the Robert Clive and everything about him, and we will finish it in a time bound manner. So आज के lecture में only Robert Clive. We need to understand him in a complete holistic manner. Okay, start. So the Robert Clive, Governor General of India series, the first governor is Robert Clive. मैंने गवर्नर बोला, गवर्नर जनरल नहीं बोला। आपको पता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने, और वो आप सब जानते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग थे। तो रॉबर्ट क्लाइव पहले गवर्नर थे। चलिए अब हम चीजें समझाने का प्रयास करते हैं। पहले इनकी कहानी से आते हैं पीछे से। बहुत बड़ी एक केस स्टडी का मुद्दा है ये। कुछ लोग कहते हैं कि ये फाउंडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर थे, कुछ लोग कहते हैं कि ये रिफॉर्मर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी थे, कुछ लोग इन्हें कहते हैं ये फाउंडर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, कुछ लोग ये कहते हैं कि इन्होंने करप्शन को जन्म दिया, कुछ लोग ये कहते हैं कि जो भारत की, बंगाल की जितनी भी दयनीय परिस्थितियां थी, चाहे वो व्यापारी था, चाहे कारीगर था, चाहे किसान था, वो क्लाइव की देन थी। जहां एक तरफ क्लाइव, अगर आपने पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा है तो वो पिट्स यंगर ने दिया, और उनके पिता को पिट्स एल्डर कहते थे, विलियम पिट्स एल्डर। जहां एक तरफ उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि द हेवनली बॉर्न जनरल, वर्ल्ड में इनसे बेहतरीन कोई नहीं, वहीं पर एक समय 1772 पे इन पे मुकदमा चलता है, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स होती हैं, इमेज मलाइन होती है, सबको जवाब देते हैं, निष्कलंक उस प्रोसीडिंग से बाहर निकलते हैं, पूरी इमेज रिस्टोर होती है, लेकिन 1774 में चाकू से खुद को मार देते हैं, सुसाइड करते हैं। एक तरफ कहते हैं कि डिप्रेशन के शिकारी थे, एक तरफ कहते हैं कि द जीनियस ऑफ द माइंड। तो ये पैराडॉक्स है, समझना जरूरी है कि कैसे काम करते थे क्लाइव। एक पर्सन क्लर्क से 2 बार बंगाल का गवर्नर कैसे बना, ये यात्रा आपके लिए एज अ केस स्टडी बहुत जरूरी है। देखिए, जब हम क्लाइव के बारे में पढ़ते हैं तो 1725 में सैफशायर में, ब्रिटेन में इनका जन्म हुआ। इनके पिता लॉयर थे और लैंड ऑनर भी थे। इनको कई तरह के स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने के लिए भेजा गया, लेकिन चूंकि इनके मूड स्विंग्स बचपन से ही होते रहे, उसकी वजह से क्या हुआ ये कि ये अपने साथ वाले लड़कों के साथ मिलकर के गैंग बना करके वहाँ के दुकानदारों को मारा पीटा करते थे, उनकी दुकानें लूटा करते थे। तो उस उम्र से ही ये एक्सटॉर्शन मनी और प्रोटेक्शन मनी लेते आए दुकानदारों से। मतलब रॉबर्ट क्लाइव शुरू से ही एक हुड़दंगबाज के तौर पर जाने गए हैं, एक वेंडलाइजर के तौर पर जाने गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। ये ट्रेड इनकी पर्सनैलिटी में डे वन से था। पिता असहाय हो गए, समय बीता, अब क्या करें, कैसे संतान को उस नियमबद्ध ब्रिटेन में रख सकते हैं? नहीं, तो एक ही जरिया, कहाँ भेजा जाए, इंडिया भेज दो। अगर कोई हुड़दंगबाज है, अगर कोई अनार्किस्ट है, अगर किसी तरह के नियमों का उल्लंघन करता है, तो भारत भेजो, खुद ही सुधर जाएगा। एक तो जॉब की अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगी और वहाँ पे बड़ी अच्छे से अडेप्ट हो जाएगा। ऐसे में 17
1743 18 वर्ष की आयु में इनको भारत भेजा गया। भारत की बात करें तो भारत में उस समय में बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड मद्रास प्रेसिडेंसी, ये इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी ब्रिटिशर्स की। मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर दो इंपॉर्टेंट लोकेशन आती थी, एक मद्रास जहां पर था फोर्ट सेंट जॉर्ज, और एक हुआ करता था कुडलूर जहां पे हुआ करता था फोर्ट सेंट डेविड। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज एंड फोर्ट सेंट डेविड ये दो लोकेशन हुआ करती थी। 1743 में 18 वर्ष की आयु में रॉबर्ट क्लाइव को भारत भेजा गया, और ये फोर्ट सेंट डेविड में एज अ क्लर्क एज अ राइटर ज्वाइन हुए। एज अ क्लर्क एज अ राइटर ज्वाइन होने के बाद इन्होंने यहाँ पर क्लर्क की जॉब के साथ साथ अपनी गलतियों को भी आइडेंटिफाई किया। इन्होंने देखा कि बचपन में और कॉलेज के समय में इनके द्वारा पढ़ाई ना किए जाने के क्या नकारात्मक परिणाम मिले हैं। इनके पास कोई भी अच्छी पोस्ट नहीं थी और क्लर्क कोई बढ़िया पोस्ट नहीं थी। साल के इन्हें 5 पाउंड एज अ सैलरी मिलना था, एनुअली 5 पाउंड। और ये बंदा है जो 6 साल के अंदर अभी गवर्नर बनेगा और 4 लाख पाउंड लेके जाएगा इंडिया से। 5 पाउंड एनुअल पे रिक्रूट होने वाला पर्सन 4 लाख पाउंड लेकर के जाएगा और सबसे बड़ा उस समय का लैंड एस्टेट क्रिएट करेगा। तो ये बड़े समय लंबा फोर्ट सेंट जॉर्ज की लाइब्रेरी में बिताते थे। एक साल इन्होंने जम के सारी किताबें पढ़ डाली। सारा लॉ मैकेनिज्म, सारा मिलिट्री फंक्शन, डिफेंस मैकेनिज्म, सारा जुरिस्डिक्शन, ज्यूरिस्प्रूडेंस, एवरीथिंग। नॉलेज ने इनकी पर्सनालिटी को बदल दिया पूरी तरह से, काफ़ी सशक्त हो चुके थे। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने भारतीय परिदृश्य को बदल करके रख दिया। वो क्या थी? देखिए, आप सभी जानते हैं कि भारत में कई तरह की यूरोपियन कंपनीज आई। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, डच, पोर्तुगीज, ब्रिटिश एंड डेनिश। ऐसे में ये ईस्ट इंडिया कंपनीज जो भी थी, ये भारत में आपस में राइवलरी रखती थी इस ग्राउंड पे कि यूरोप में भी इनके बीच में राइवलरी थी। और ऐसे में सबसे बड़ी राइवलरी के तौर पे जाना गया है फ्रांस और ब्रिटेन। देखिए, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में शुरू से एक कंपटीशन तो था ही, उसको बाद में और बढ़ाया नेपोलियन के पीरियड में। अब ये जो कंपटीशन उन यूरोप के उन दो कंट्रीज के बीच में है, जहां जहां वर्ल्ड की उनकी जिस कॉन्टिनेंट में उनकी कॉलोनीज है, वो कंपटीशन और वो राइवलरी वहां भी कंटिन्यू हुई। ऐसे में यूरोप की एक कंट्री ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया का राजा, उसका कोई पुत्र नहीं है। उसके निधन के बाद ये डिसाइड करना है कि अब उसकी बेटी गद्दी पर बैठे, क्योंकि उसकी बेटियां थी, या फिर उसका कोई मेल लीनियज ढूंढा जाए। एक वर्ग कहता था कि बेटी ही जो अवेलेबल है वो गद्दी पे बैठाओ, एक वर्ग कहता था कि मेल लीनियज ढूंढो। पूरा का पूरा यूरोप दो फैक्शंस में बढ़ गया। एक जो बेटी को गद्दी बिठाने के हिमायती था, एक जो मेल लीनियज ढूंढने की बात करता था। और इस दो फैक्शन में एक फैक्शन जो फ्रांस और एक फैक्शन जो ब्रिटेन लीड करता था। और यहाँ से शुरू होती है वो वॉर्स जो आपको भारत में 3 कार्नेटिक वॉर्स देंगी। कार्नेटिक वॉर्स भारत की भूमि पर लड़ी गई, लेकिन ये दो विदेशी ताकतों के बीच थी। और ये कार्नेटिक वॉर्स इसलिए कहलाई क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द एरिया ये था वॉर में सम्मिलित, दैट वाज द कार्नेटिक रीजन। और कार्नेटिक के नवाब की भूमिका यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल वाज आरकॉट। अब कुल मिलाकर के 3 कार्नेटिक वॉर्स हुई हैं 1744 से लेकर के लगभग 1763 तक, ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हो जाने तक। 3 आपको आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, एंग्लो फ्रेंच वॉर भारत में दिखेंगी। तीनों एक तरह की कार्नेटिक वॉर्स हैं और अंत होता है वांडीवाश के युद्ध के साथ 1760, जब फ्रांसीसी भारत से खदेड़ दिए जाएंगे। द बैटल ऑफ वांडीवाश, द मोस्ट फेमस बैटल। अब ऐसे में क्या होता है कि ब्रिटेन में ऑस्ट्रिया का युद्ध छिड़ चुका है, नेचुरली वो भारतीय कॉलोनी में भी कंटिन्यू होना चाहिए, होगा ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। उस युद्ध के तहत सितंबर 1746 में फ्रांसीसियों के द्वारा फोर्ट सेंट जॉर्ज यानी कि मद्रास सीज कर लिया जाएगा। और जब फोर्ट सेंट जॉर्ज सीज कर लिया गया, वहां पर थे उस टाइम पर एक क्लर्क, एक राइटर, दैट इज रॉबर्ट क्लाइव। किसी तरह से उस सीज से खुद को एस्केप करके रॉबर्ट क्लाइव फोर्ट सेंट डेविड पहुंचते हैं नीचे अपनी जान बचाने के लिए। उनकी जान वहां पर सेफ। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर युद्ध चल रहा है, भारत में भी युद्ध कंटिन्यू होगा, लेकिन 1748 आते आते ट्रीटी साइन होती है, दैट इज ट्रीटी ऑफ एक्स ला शैपल, जिसे हम एला शैपल भी कहते हैं। तो ट्रीटी ऑफ एक्स ला शैपल के थ्रू फर्स्ट
कार्नेटिक वॉर, फर्स्ट ब्रिटेन और फ्रेंच का वॉर खत्म हुआ। लेकिन इस दौरान एक चीज़ तो तय थी कि रॉबर्ट क्लाइव ने बड़ी बहादुरी से अपने आप को निकाला फोर्ट सेंट जॉर्ज से। ये इंपॉर्टेंट था। एक साल की अपनी उस लाइब्रेरी में बिताए हुए समय की वजह से रॉबर्ट क्लाइव इतने ज़बरदस्त अकाउंटेंट, इतनी खूबसूरती से राइटिंग करते थे कि ब्रिटेन में ऐसा लगता था कि किसी पोएट ने ये अकाउंट मैनेज किया, लेजर लाइक अ पोइट्री। तो इस बात की वहाँ पर चर्चा तो थी। भारत में इस पूरे मद्रास की प्रेसिडेंसी में उस समय एक पर्सन हुआ करते थे, मेजर स्ट्रिंगर लॉरेंस। स्ट्रिंगर लॉरेंस के साथ इन्होंने नज़दीकियाँ बढ़ाई। इन्हें ये बात काट रही थी कि अब युद्ध खत्म हो गया है, एक्सला चैपल की ट्रीटी साइन हो गई है, मुझे वापस से फोर्ट सेंट जॉर्ज भेजा जाएगा, मैं फिर एक क्लर्क नहीं। युद्ध के हालात बने रहते हैं और मैं युद्ध के हालातों में सेना में जाना चाहता हूँ, ऐसा इनको था। स्ट्रिंगर लॉरेंस के साथ इनके रिलेशन बढ़े और स्ट्रिंगर लॉरेंस ने 1749 में एक जिम्मेदारी ली, ब्रिटिश कमिशनरीज का कैप्टन बनाया। रसद, खाना पीना सामान युद्ध के समय में सप्लाई किया जाएगा। आप जानते हैं, ठीक है 1748 में ट्रीटी हो जाती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटेन और फ्रांस रुक जाते हैं, लेकिन भारत में इनकी छुटपुट झड़पें हमेशा चलती ही रहीं। उन्हीं छुटपुट झड़पों के बीच में एक गतिविधि 1749 ऑनवर्ड भी चलती रही। ऐसे में एज अ कैप्टन ऑफ द ब्रिटिश कमिशनरी बहुत अच्छा रोल प्ले किया किसने? क्लाइव ने। ये इंपॉर्टेंट था। समय फिर से आ खड़ा हुआ 1751। आप सभी को मैंने बहुत अच्छे से हिस्ट्री में ये पढ़ाया है कि ब्रिटिशर्स ने भारत में और फ्रांसीसियों ने भारत में जगह ही इस तरह से बनाई थी कि या तो दो रूलर्स के बीच की लड़ाई का फायदा उठाओ किसी एक का समर्थन करके, या एक रूलर के घर के अंदर जो उसके बेटों के बीच में युद्ध है उसका दो बेटों में से किसी एक बेट का समर्थन दो। अब ये मुस्लिम किंगडम में सबसे ज्यादा होता था। सपोज करो एक शासक ए है, एक उसका बेटा है बी, और एक उसका सन इन लॉ है, जवाई है जेड। अब ऐसे में शासक ये कंसिडर करता था कि मेरा सन इन लॉ ज्यादा एफिशिएंट और ज्यादा स्ट्रांग है, तो वो उसे रूलर डिक्लेयर करता था। यहाँ पर ध्यान रखें कि ए के द्वारा जेड को इसलिए सेलेक्ट किया गया है क्योंकि वो ज्यादा एफिशिएंट है, उसकी काम करने की क्षमता ज्यादा मजबूत है एज कम्पेयर टू बी। तो बेटे के कंपेरेटिवली सन इन लॉ को तरजीह दी गई है। लेकिन जैसे ही ये जेड खत्म होता है, मरता है, तो अब होता क्या है, जेड के बाद जेड डैश जेड का बेटा बनना चाहता है, मैंने सन इन लॉ वाली लीनियज चल जाती। ऐसे में अगर तो बी जिंदा है तो बी वर्सेस जेड डैश हो जाएगा। बी कहेगा नहीं, तेरे पिता को इसलिए बनाया गया था, वो एफिशिएंट था, बट एक्चुअली में लेजिटिमेट हेयर हम हैं, पुत्र वाली लाइन चलेगी, जवाई वाली नहीं। दूसरा केस ये बनता था कि बी भी मर गया है और बी का बेटा सी है, तो सी वर्सेस जेड डैश हो जाता था। तो आपको ऐसे युद्ध नजर आएंगे जो बेटे और जवाइयों के वंशजों में दिखेंगे। दूसरा ये हो जाता था कि मुगलों में और मुसलमानों में ये क्लियर नहीं रहता था, खासतौर पर मुगलों के समय में, कि बड़ा बेटा ही लेके जाएगा सारी जमीन, क्योंकि सारे बेटों में बराबर बांट देते थे। ऐसे में एक क्लॉज बहुत स्ट्रांग होता था कि मान लीजिए ए है और ए का एक बड़ा बेटा है, लेकिन उसे लगता है कि छोटा बेटा ज्यादा काबिल है, वो ऑन द स्पॉट उसको नियुक्त करेगा, बड़ा बेटा रह जाएगा। तो जेड छोटा बेटा है और ए बी बड़ा बेटा है। अब इसके बाद जेड मर गया और जेड के बेटे गद्दी पे बैठना चाहते हैं, ऐसे पे या तो बी आगे खड़ा होगा या बी के बच्चे की। उस टाइम की सिचुएशन अलग है, लेकिन हिरारिकली तुम लेजिटिमेट नहीं बनते, तो बेटों के बीच में युद्ध रहता था और बेटे और जवाइयों के बीच में रहता था। ये सिचुएशन आप हमेशा देखोगे। ऐसे में एक एक किंगडम कार्नेटिक की, यहाँ पर भी ये लड़ाई लंबे समय से चलती आ रही थी और इस समय पोजीशन ये खड़ी थी कि एक तरफ एक पर्सन खड़ा है चंदा साहेब, चंदा साहेब, और दूसरी तरफ एक पर्सन खड़ा है मोहम्मद अली, मोहम्मद अली। अब ये जो चंदा साहिब है इसका समर्थन करेंगे फ्रेंच, और ये जो मोहम्मद अली है इसका समर्थन करेंगे ब्रिटिश। अब हुआ क्या, 1751 का टाइम है। चंदा साहिब किसी तरह से फ्रांसीसियों की मदद से ये जो कार्नेटिक की कैपिटल है आरकॉट, इस कार्नेटिक की कैपिटल आरकॉट से मोहम्मद अली के पिता को खत्म कर चुका है, और मोहम्मद अली वहां से भाग करके जाकर के छुपा है आरकॉट के ही बगल में एक और जगह है त्रिचनापल्ली। त्रिचनापल्ली जैसे आज तिरुचिरापल्ली कहते हैं, त्रिचनापल्ली में बैठा है। ऐसे में ब्रिटिशर्स जाके मोहम्मद अली को रीस्टोर कराना चाहते हैं क्योंकि ये उनकी सॉवरेनिटी पर अटैक है एक तरह से। और चंदा साहिब को ये थ्रेट है कि आरकोट कभी भी ब्रिटिशर्स की मदद से मोहम्मद अली ले लेगा, तो क्यों ना मैं त्रिचनापल्ली में घुस के मोहम्मद अली को खत्म कर दूं। तो ये चंदा साहिब जा करके त्रिचनापल्ली का सीज करेगा, त्रिचनापल्ली को सीज कर देगा। अब आती है एंट्री रॉबर्ट क्लाइव की। रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पर एक सुझाव देगा कि आप मुझे मौका दो, मैं जस्ट 500 लड़ाके लेकर के
युद्ध का तख्ता पलट कर दूंगा। इस समय रॉबर्ट क्लाइव को ये सैंक्शन मिल जाती है और वो 500 लड़ाके लेकर के क्या डिसीजन लेता है, वो अपने साथ जब 500 लड़ाके लेता है तो वो क्या करता है, चंदा साहिब ने फ्रांसीसी की मदद से त्रिचनापल्ली का सीज किया हुआ है, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव उससे बिल्कुल उल्ट जाके त्रिचनापल्ली ना जाके आरकॉट का सीज कर देता है, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव को ऐसा लगता है कि जब मैं आरकॉट का सीज करूंगा तो त्रिचनापल्ली से चंदा साहिब अपनी सेना उठा के आरकॉट भेजेगा अपनी राजधानी बचाने के लिए। ऐसे में जैसे ही वहां पे सेना कम होगी, ब्रिटिशर्स अटैक करेंगे और त्रिचनापल्ली और मोहम्मद अली बचा लिया जाएगा, और बाद में जब वहां पे चंदा साहिब एक बार हारा, हम आरकॉट को भी जीत जाएंगे। ये उसका तरीका था। ऐसे में त्रिचनापल्ली से चंदा साहिब अपने बेटे को भेजता है आरकॉट की तरफ 10,000 की सेना के साथ, और 500 योद्धा लेकर के खड़ा रॉबर्ट क्लाइव। अब रॉबर्ट क्लाइव ने आरकॉट को सीज किया है, रॉबर्ट क्लाइव को चंदा साहिब के बेटे ने सीज किया है। सीज पे सीज, और 54 डेज का सीज सहा रॉबर्ट क्लाइव ने 500 लड़ाकों के साथ। रसद की सप्लाई ना होने पे भी 54 डेज का वो जो सीज सहा। उसके बाद ब्रिटिश रीइंफोर्समेंट आई, चंदा साहिब का बेटा तो खदेड़ा गया, रॉबर्ट क्लाइव छूटा। यह सेना आगे बढ़ी और त्रिचनापल्ली में जाकर के उनकी भी धज्जियां उड़ा दी और फ्रांसीसियों की भी उड़ा दी, तो चंदा साहिब की भी, फ्रांसीसियों की। और फाइनली गद्दी पर मोहम्मद अली रिकॉग्नाइज होगा, समय आ जाएगा 1754 फाइनली एट एनी बाय एनी वे मोहम्मद अली ही गद्दी पर बैठा था। लेकिन ये सारा सीज सहना 54 महीने, सॉरी 54 डेज, इसी ने विलियम पिट एल्डर को ये कहने पे मजबूर कर दिया कि रॉबर्ट क्लाइव इज अ हेवनली बॉर्न जनरल। ऐसा साहस किसमें हो सकता है, 10,000 की सेना, वो भी शासक की, 500 लोगों के साथ 54 दिन तक, और सारा तख्ता पलट दिया। मतलब हम तो गिव अप करके बैठे हुए थे। तो पूरा खिलाड़ी माना गया है सेकंड एंग्लो फ्रेंच बैटल का, सेकंड कार्नेटिक वार का खिलाड़ी रॉबर्ट क्लाइव। जम करके शोहरत बरसाई जाती है, जम करके रैंक बरसाए जाते हैं, मौज मस्ती, और पूरी तरह से मजबूत होने के बाद 53 साल की उम्र में मस्त शादी रचाता है, एकदम मस्त लड़की के साथ, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से शादी करके सीधा निकल जाता है वापस हनीमून इंग्लैंड। वहां जाके पूरी मौज मस्ती नजारे, और लोगों को समझाता है कि अपने दम पे ऐसा बना जाता है। 1725 में मैं जन्मा था और 1743 में क्लर्क बन के अपॉइंट हुआ था। 1753 में आज शादी रचाया हूँ, अपने दम पे पैसा खुद इकट्ठा किया हूँ, और औरत भी एकदम टॉप के रजवाड़े खानदान से। अब बताओ क्या कहते हो। ऐसे ब्रिटेन जाने के बाद मौज मस्ती, सब ओके रिपोर्ट, वहाँ की पॉलिटिक्स में एंटर हो चुके हैं, अच्छे अच्छे रसूखदारों में उठनी बैठनी बातचीत, सब कुछ ओके रिपोर्ट। और इधर से पूरा मद्रास बिल्कुल सेटल। सब कुछ सेटल होने के बाद वहां पर जो वापस गए रॉबर्ट क्लाइव, इनके परिवार के ऊपर बहुत कर्जे वगैरह थे, वो कर्जे सारे डेप्ट सब वापस किए। रॉबर्ट क्लाइव को देखा कि समा फिर आ गया वापस जाने का, पैसे खत्म हो गए। 1755 में वापस भारत भेजे गए। 1755 में जब वापस भारत भेजे गए हैं, तो फोर्ट सेंट जॉर्ज के गवर्नर, फोर्ट सेंट डेविड के डिप्टी गवर्नर, और ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल, कैन यू इमेजिन, एक पर्सन 1744 में क्लर्क बन के आया और एक पर्सन 1755 में लेफ्टिनेंट कर्नल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। मात्र 10 से 11 सालों के भीतर वो ये पोस्ट को गेन करके गया। ये उसका परिश्रम था और ये उसकी अर्निंग थी। तो लेफ्टिनेंट कर्नल के तौर पर जब वो 1755 में वापस आया, तो उसने यहाँ पर आकर के देखा कि अब फोकस ऑफ द फाइट, फोकस ऑफ द अर्निंग, फोकस ऑफ द ट्रबल इज नॉट मद्रास, मद्रास नाउ कंसोलिडेटेड, द फोकस ऑफ द ट्रबल इज द बंगाल। की नजर बंगाल की तरफ गई। चलिए कहानी बंगाल में शिफ्ट करते हैं। देखिए बंगाल में, बंगाल के नवाब हुआ करते थे, और बंगाल के नवाब समझाने से पहले मैं आपको कुछ और समझाना चाहता हूँ। इसके बाद आप क्लाइव का डुअल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट समझ पाए, इसके लिए अब आपको कुछ सिस्टम समझने पड़ेंगे। आइए समझते हैं। देखिए भारत में एक केंद्रीय शासक हुआ करता था, इसे मुगल एम्पायर कहते थे। मुगल एम्पायर बादशाह है, और अगर हम उसके द्वारा देखें तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन कैसे रहता था। पहले हम आज का देखते हैं, अपनी कंट्री का, आज की डेट का। सबसे पहले आप देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज नेशनल। उसके बाद आप क्या देखते हैं, स्टेट। उसके बाद आप देखते हैं डिस्ट्रिक्ट, और उसके बाद आप देखते हैं सब डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील। और उसके बाद आप देखते हैं ग्रुप ऑफ विलेजेस, और विलेजेस ब्लॉक, विलेजेस। ऐसे ही देखते हो ना भाई। अब अगर हम उस समय की बात करें तो अकबर का टाइम लेते हैं। अकबर के समय में 15 प्रोविंसेस थी। सबसे पहले सेंट्रल लेवल पे एम्पायर, तो क्या होता था, एम्पायर। और एम्पायर के लेवल पे कौन था, एम्पायर। तो पहला एक एम्पायर होता था, इंडियन एम्पायर है प्रकाश।
तो इंडिया तो नहीं था, मुगल एम्पायर। ओके, स्टेट लेवल पे क्या होता था? प्रोविंस, प्रोविंस को कहते थे सूबा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होता था? सरकार। सब डिस्ट्रिक्ट तहसील लेवल पे क्या होता था? परगना। और ब्लॉक विलेज लेवल पे क्या होते थे? विलेजेस ही होते थे। ओके, तो इस तरह से उनका सिस्टम था, एम्पायर, सूबा, सरकार, परगना, गांव। यहाँ पर एम्पायर में एम्पायर होता था। अब सरकार परगना हमें नहीं पढ़ना, बस समझाना था इस कंसेप्ट को। सूबा के लेवल पे जो ऑफिसर हुआ करता था जैसे सूबेदार, सूबे का सूबेदार। ओके, अब होता क्या था? पूरी कंट्री एम्पायर के हाथ में है। एम्पायर ने अपने आप को ऑर्गेनाइज करने के लिए प्रोविंसेस बना रखी, और हर प्रोविंस में, हर सूबे में दो काम होंगे, एक रेवेन्यू कलेक्ट करने का, दूसरा लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, मिलिट्री एंड मैजिस्टेरियल। ये चार काम है, इसे कहते थे निजामत का काम। तो अब सूबे को हम निजामत कह सकते हैं। तो अपने सूबों को बेटर वे में ऑर्गेनाइज करना ऑन द बाय द फंक्शन ऑफ द निजामत। एम्पायर क्या करता था? डिविजन्स बनाता था, प्रोविंसेस बनाता था। तो सूबा इज इक्विवेलेंट टू द निजामत। सूबा को यहाँ पे निजामत भी कह सकते हैं। और इस निजामत के काम को मैनेज करने के लिए कौन सा पर्सन है? सूबेदार। तो सूबेदार को निजाम भी कह सकते हैं, कह सकते हैं। तो सूबा इज इक्वल टू निजामत एंड सूबेदार इज इक्वल टू निजाम हो सकता है। इसलिए हैदराबाद के क्या थे? निजाम। हैदराबाद के क्या थे? निजाम। अब एक पर्सन है सूबेदार, एक पर्सन है निजाम से। भी एक सिस्टम था मुगलों का, जिसके थ्रू इन्होंने पहले से एग्जिस्ट कर रहे प्रोविंशियल रूलर्स को अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में ले लिया था, और दूसरा अपने साथ जो इन्फ्लुएंशियल सेक्शन को लेके आए थे उन्हें भी एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा दिया था, और वो सिस्टम दिया वाया द रैंकिंग, दैट इज मनसबदारी। तो मनसबदारी रैंक। अब एक सूबा है, एक सूबा है और यहाँ से ये एम्पायर की सीट है। जब एक सूबे से एक सूबेदार आ रहा है, ये सूबेदार है, लेकिन एम्पायर के दरबार में जब आया, एक सिटिंग पैटर्न है, उस सिटिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग बैठना है। वो सिटिंग पैटर्न अकॉर्डिंग टू द रैंक है, रैंक का मतलब मनसब है। तो जब ये सरकार के दरबार में घुसा है तो ये मनसबदार है। अब ये देखना होता था ये कितने हजारी मनसबदार है, तो यही पर्सन मनसबदार भी हो सकता था, हो सकता था, हो सकता था। तो मनसबदार एक उसकी पोजीशन है, सूबेदार उसकी पोस्ट है। मनसबदार उसकी पोजीशन है कि उसकी दरबार में और सेंटर की एडमिनिस्ट्रेशन में जगह क्या है। वो 500 मनसबदारी है, 1000 मनसबदारी है, और 200 2000 मनसबदारी है, कि 3000 है, कि 5000 है, क्या है वो। और दूसरी उसकी पोस्ट, उसका पोर्टफोलियो क्या है, वो सूबेदार है। ये दो चीजें हैं पर सेम बंदा है। तो सूबेदार, मनसबदार, निजाम, ओके, वर्ड क्लियर। सूबा और निजामत वर्ड क्लियर। अब आते हैं इस चीज को समझते हैं। बाबर आया, हुमायूं आया, अकबर आया, जहांगीर आया, शाहजहां आया, औरंगजेब आया। 6 द 6 माइटी रूलर्स, इनमें से लास्ट औरंगजेब 1707 में खत्म। गद्दी पर बैठे लेटर मुगल, उनके बाद वाले मुगल। अब उनके बाद वाले मुगल जब गद्दी पर बैठे तो क्या होगा वो समझते हैं। देखिए, एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम अपनाया था मुगलों ने, दैट इज चेक एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस मैं समझाता हूँ कैसे। चेक एंड बैलेंस सिस्टम कैसा था, अब हम सारा मिटा रहे हैं और मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट समझाने जा रहा हूँ चेक एंड बैलेंस का। देखिए, सूबा, सूबा में आपको एक क्लियर हो गया है, सूबेदार। सूबेदार, सूबेदार का मेन वर्क क्या है? निजामत। निजामत का काम देखना उसको। निजामत के काम के अंदर क्या आता है? लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिसिंग, मिलिट्री, मैजिस्ट्रियल। मैजिस्ट्रियल, ओके। ये पर्सन के पास लॉ एंड ऑर्डर है, इसी के पास पुलिसिंग है, इसके पास मिलिट्री है, इसी के पास मिनिस्ट्रियल मैजिस्ट्रियल पावर है। ये तो निरंकुश हो जाएगा, ये तो एब्सोल्यूटिस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बंगाल का, भारत में दिल्ली और बंगाल का फर्क देखें ना, मॉडर्न वेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है ना मॉडर्न लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। सारी नदियां, यमुना, गंगा, राप्ती, घाघरा, गंडक, गोमती, सरयू और कोसी, उनकी ट्रिब्यूटरीज, मतलब आप तो हाँफ जाएंगे वहां तक पहुंचते पहुंचते, तो खत्म हो जाएंगे। रेनफॉल का लेवल इतना हाई रहता था, 100 से 125 सेंटीमीटर राउंडफॉल ईस्टर्न एरिया में। लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन हमेशा कटी रहती थी। ऐसे में क्या करें, कैसे चले ये एडमिनिस्ट्रेशन? तो चेक एंड बैलेंस सिस्टम आया। जैसे केंद्र की तरफ से एक डायरेक्ट ऑफिसर अपॉइंट रहता था, ये होता था दीवान। दीवान का काम क्या रहता था? रेवेन्यू कलेक्शन।
सारा लगान ये इकट्ठा करेगा। तो सपोज दीवान ने 10 लाख रेवेन्यू कलेक्ट किया, इसमें से इस दीवान को 10 लाख में से माइनस 4 लाख, सपोज 4 लाख देना होता था किसको? सूबेदार को, ताकि सूबेदार क्या कर सके? निजामत का काम कर सके। सूबेदार लॉ एंड ऑर्डर, पुलिसिंग, मिलिट्री और मैजिस्ट्रियल वर्क कर सके। उसके लिए उसे सैलरीज देनी पड़ती थी, सारा सिस्टम मैनेज करना पड़ता था। वो 10 लाख रुपए जो एज अ रेवेन्यू कलेक्ट किया दीवान ने, उसमें से 4 लाख इसे देखे, बचा हुआ 6 लाख अकबर के पास डिपॉजिट कराता था, सेंटर में, सेंट्रल ट्रेजरी में डिपॉजिट कराता था। तो ऐसे में जब वो दीवान से ये सूबेदार निजामत के काम के लिए पैसे मांगेगा, दीवान कहेगा ऑफिसर्स के चेहरा दिखाओ, पर्टिकुलर्स दो, सैलरी स्लिप सबमिट कराओ, जितनी सेना भर्ती करने को कहा था, जितना कोटा दिया था उतनी ही है ना, उतनों की तनख्वाह जा रही है ना, कितने केसेस निपटाए गए हैं, कितनी प्लीज आई हैं, कितने जजेस अपॉइंट हुए हैं, कितने नहीं अपॉइंट हुए, एवरीथिंग। तो क्या सूबेदार को निरंकुश होने की फिर यहाँ पे ताकत थी? 100% किसके अधीन? एक तरह से दीवान, क्योंकि दीवान से पैसा मिलना, और 1 रुपया भी ज्यादा या कम मांगोगे, दीवान रिपोर्टिंग करेगा एज इट इज ही सेंटर में, और सेंट्रल ऑडिटर्स कहेंगे सर गड़बड़ी है, अकबर गड़बड़ी कर रहा है, जितनी सेना कहीं ज्यादा रखी हुई है, जितने लॉ एंड ऑर्डर बोलने को कहा, जितनी पुलिस बोली ज्यादा रख रहा है, ये ताकत बढ़ा रहा है अपनी, ये निरंकुश हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि चेक था और चेक बैलेंस करता था। तो हम कहें दीवान ही ऑल पावरफुल है, फिर सूबेदार क्यों बनाया? दीवान क्या करता था? दीवान रेवेन्यू कलेक्शन करता था, उसके लिए जमीन की पैमाइश, उसके लिए ऑनर को आइडेंटिफाई करना, उसके साथ पट्टा साइन करना, व्यापारियों से, ट्रेडर से, कमर्शियल सेगमेंट से, फैक्ट्री, एवरीवन, सबसे टोल, रेवेन्यू, एवरीथिंग सब कलेक्ट करना। दीवान आया गांव में पुराने जमींदार, पुराने जोतेदार, पुराने लठबाज, पुराने पंचायती हेड, खुद मुकद्दम सारे बैठे हुए हैं। दीवान के ऑफिसर आए, पैसा रेवेन्यू चाहिए, इधर आ, और चल। दीवान के थप्पड़ पड़ गया, दीवान के ऑफिसरों पे चले गए। दीवान किसके पास जाएगा? सूबेदार। सूबेदार को कहेगा कि इतनी मुझे आर्मी चाहिए, इतनी मुझे पुलिस चाहिए, इतनी मुझे रेवेन्यू कलेक्शन मशीनरी चाहिए, सारी ग्राउंड फैसिलिटेट करा के देना, सारी सेना, सारे कलेक्टर, सारी मशीनरी कौन देता था? निजामत। कौन? सूबेदार। उसके बिना रेवेन्यू कलेक्ट हो सकता था? नहीं। तो फिर दीवान रेवेन्यू कलेक्शन करने के लिए किसके अधीन है? सूबेदार। क्यों? अगर दीवान तन गया है तो अकबर ने ऑडिटर भेज के पहले ही प्रोविंस में ऑडिटिंग करा रखी कि इस क्षेत्र से लगभग कितना का जमा आ सकता है, कितना का सेट कर सकते हैं रेवेन्यू। तो वो फिगर पहुंची हुई हुजूर 10 लाख। दीवान की ड्यूटी लगी हुई है, दीवान तड़ी में है, या दीवान गांव में जा रहा है, थप्पड़ गया मारपीट के डर से कोई रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर रहा, और आगे कह रहा है सर 4 लाख रेवेन्यू कलेक्ट हुआ, जिसमें 3 लाख मैंने सूबेदार को दिया, 1 लाख बचा। तो थप्पड़ पड़ेंगे उल्टे हाथ के, बोलेंगे असेसमेंट तो बेटा 10 लाख की थी, तू 4 लाख क्यों लेकर के आया? पहली बात तो तूने काम नहीं किया ढंग से, और दूसरी बात तू क्यों नहीं गया सूबेदार के पास मदद लेने? तो दीवान की भी जिम्मेवारी तय होती थी, और उसका काम एक स्टेप नहीं हो सकता था जब तक सूबेदार की हेल्प ना हो। इस वजह से वो सूबेदार के अधीन था। तो दोनों एक दूसरे के अधीन थे, ये चेक एंड बैलेंस का सिस्टम था। तो दीवानी और निजामत, ये दो काम बड़े इंपॉर्टेंट थे। दीवानी सिविल वर्क, निजामत क्रिमिनल एक्टिविटी, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये माइटी मुगल। लेकिन ये सब कुछ कहाँ हो रहा है? बंगाल में। दिल्ली कहाँ है? अब दीवान और सूबेदार गए, सूबेदार को दीवान गए, तो किससे डरता है यार? केंद्र में शासक है, कभी नहीं आएगा लाइटनिंग स्पीड के साथ घोड़े पे बैठ गया बंगाल, तू घबराता क्यों है? भोग विलास में डूबा हुआ है, मदिरा में, औरतों में, तो चिंता ना कर, तू मेरे साथ मैं तेरे साथ, हम असेसमेंट ही गलत करेंगे, हम कलेक्शन ही गलत दिखाएंगे, दोनों मिल जाते हैं, तू मुझे अपने में घुसा ले कहीं, और तू अपना ही एक स्टेट कार्व आउट कर ले। तो इंडिपेंडेंट स्टेट कार्व आउट हो जाते थे। अब ऐसे में अगर मुस्लिम स्टेट हैं, एक तैयार में एक तलवार, एक म्यान में 2 तलवारें सेम नाम पे रह सकती हैं। मुगल बादशाह तो आज भी एक ही है, औरंगजेब के जाने के बाद बहादुर शाह, लेकिन सम्राट वो है। तो जो नया पर्सन अब इंडिपेंडेंट हो गया है, क्या वो सम्राट हो सकता है? नहीं। तो वो उस बाप के अधीन बेटा है, उसे क्या कहेंगे? नवाब। वही सूबेदार था, इंग्लिश में वही गवर्नर था, वही निजामत यानी कि निजाम था, वही मनसबदार था, और अब वही नए नाम से जाना जाता है, नवाब। एक ही पर्सन सारे काम कर रहा है। क्लियर? तो नवाब और निजाम में कोई अंतर नहीं, नवाब सूबेदार वही है, नवाब और गवर्नर भी वही है, सब कुछ वही है। बस यही है कि एक सम्राट है तो दूसरा नवाब ही होगा, 2 सम्राट नहीं रह सकते, वरना फिर किसी हाल में भी दिल्ली से सम्राट को आना ही पड़ेगा खत्म करने के लिए। ओके, क्लियर? अब ऐसे में ये जो नए गवर्नर इंडिपेंडेंट होते थे, ये कहते थे कि सम्राट आपका नाम बना रहेगा,
आपको रेवेन्यू का एक शेयर आता रहेगा, आपके नाम की मोहरें छापा करेंगे, आपके नाम से फरमान जारी किया करेंगे, आपके नाम पे संधियां और ट्रीटियां हुआ करेंगी, आपके नाम पे फॉरेन रिलेशन मेंटेन किए जाएंगे, आपकी छवि को कोई हार्म नहीं। ऐसा क्यों करते थे? इसका कारण यह रहता था कि अगर सीधे सीधे इस तरह से आज़ादी ली तो पहले तो जनता का विरोध झेलना पड़ सकता, और दूसरा अगर हमने इस तरह से इंडिपेंडेंट हुआ तो बड़ी तेजी से सम्राट पे कोई और इंडिपेंडेंट स्टेट जैसे मराठा या कोई और नवाब अपना हक जमा करके अगर उनका डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन बन गया फिर वो हमें खत्म कर देंगे। तो कभी भी नहीं चाहिए कि सम्राट किसी और के हाथों बिके या चाहे, इसलिए उसे अपने कॉन्फिडेंस में रखना है, सब कुछ उसके नाम पे चलना चाहिए। लेकिन आज के बाद ऑफिसर हम अपॉइंट करेंगे, दीवान हमारा होगा, रेवेन्यू कलेक्शन मैकेनिज्म हमारा होगा, हम डिसाइड करेंगे गद्दी पे कौन बैठेगा, तो आपकी नहीं चलेगी। इस तरह से इसे कहते हैं वर्चुअल इंडिपेंडेंस। नाम उनका लेकिन काम सारा खुद करेंगे। ओके, और उनको दे देंगे पेंशन। और औरंगजेब के समय तक ये बर्दाश्त नहीं था, लेकिन औरंगजेब के बाद वाले सम्राटों को ये बर्दाश्त था। वो कहते थे शुक्र है पेंशन तो मिल रही है, शुक्र है एक शेर तो आ रहा है। दिल्ली छोड़ करके कहीं बदायूं तक भी चले गए तो जान निकल जाती है, सांस फूल जाती है। ऐसे ही बंगाल जाके कैंपेन करेंगे, हैदराबाद जाके कैंपेन करेंगे, अवध जाके कैंपेन करेंगे। तो दरबार में कितना मजा आता है, सैलरी के तौर पर पेंशन मिलती है, पूरी इंजॉयमेंट। तो कुल मिलाकर के उन्होंने भी इसे स्वीकार किया, जहाँ कुछ नहीं मिलना वहां कुछ तो मिल रहा है। ये सारा ताना बाना बन गया। अब इस ताने बाने को समझते हैं, लेक्चर पे आते हैं। 1755 तक जब वापस रॉबर्ट क्लाइव भारत आया, उस समय भारत में बंगाल में नवाब थे, क्योंकि मुर्शिद कुली खान औरंगजेब के समय से ही वहां पर एज अकाउंटेंट अपॉइंटेड थे। समय आगे बढ़ा, बहादुर शाह का समय आया, मुर्शिद कुली खान ने इंडिपेंडेंट बिहेव करना शुरू कर दिया, और बाद में उसके वंशज आगे बढ़ते चले गए। उनमें से एक पर्सन इस समय गद्दी पे है, सिराजुद्दौला। इस समय 1755 सिराजुद्दौला नाम का यंग लड़का बंगाल की गद्दी पर बैठा हुआ है। और ये सिराजुद्दौला को वही 3 बातें नहीं पसंद जो किसी को नहीं पसंद। पहली बात, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में मुक्त व्यापार करने की आज़ादी मिली थी कि आप 3,000 रुपया साल का भरो, उसके बाद कोई टोल, कोई टैक्स नहीं, कोई ड्यूटी नहीं, फ्री ट्रेड करो। लेकिन ये फायदा ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स को नहीं दिया था, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स ने भी इसका बेनिफिट उठाया, और इसकी वजह से बंगाल के लोकल कारोबारी, व्यापारी, मर्चेंट, ट्रेडर का बहुत नुकसान हुआ, कंपटीशन खराब हो गया सारा। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी को सख्त हिदायत थी कि आप एक लिमिट से ज़्यादा फोर्टिफिकेशन नहीं करेंगे अपनी फैक्ट्री की। साल पीछे लेके चलते हैं, 1755, 1745, 35, 25, 1705, 1695। 1690 ऑनवर्ड एक समय था जब औरंगजेब के समय में ही ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन मिली थी कि गोविंदपुर, सुतनाती और कालीकता, इन 3 गांवों को इकट्ठा करके यहाँ से रेवेन्यू कलेक्शन की ड्यूटी मिली। धीरे धीरे इस गांव की घेराबंदी करके इसे एक शहर बना दिया, कैलकाटा। धीरे धीरे कैलकाटा का विकास होता गया, और कैलकाटा 1755 तक एक बड़ी सिटी थी। कैलकाटा का फोर्टिफिकेशन बहुत ही बृहद था और बड़े लेवल पर उसका विकास हो रहा था। ऐसे में फिर से वही कहानी दोबारा गढ़ी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिर से युद्ध होंगे और 7 ईयर वॉर। अब समय किसका था? ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में 7 ईयर वॉर का। यूरोप में 7 ईयर वॉर की शुरुआत होने वाली थी। ऐसे में भारत में भी उसके रिपरकशन देखने को मिलेंगे, और फ्रांसीसी भी बंगाल में बैठे थे। जहां कलकत्ता ब्रिटिशर्स के अधीन था, वहीं चंद्रनगर फ्रांसीसियों के अधीन था। चंद्रनगर में फ्रांसीसी, कलकत्ता में ब्रिटिशर्स, दोनों ने जम करके अपनी किलेबंदी करनी शुरू की, जम करके एक दूसरे के विरुद्ध काम करना शुरू किया। रोज बम गोले छोड़े जा रहे थे, रोज तोपें चलाई जा रही थी। सिराजुद्दौला सन था कि मैं एक सोवरेन नवाब हूँ, आई एम सोवरेन रूलर। मेरे राज्य में वो अपने छत से बम फेंकता है, वो अपने छत से गोला छोड़ता है, वो उसको काट रहा है, वो उसको, और मेरे फरमान की कोई परवाह ही नहीं। आज एक दूसरे को बम गोलों से उड़ा रहे हैं, कल को तो मेरी तरफ मोड़ेंगे और बम गोलों से मुझे खत्म करेंगे। एक सॉवरेन रूलर के अधीन ये क्या हो रहा है? उसने फ्रांसीसियों को वार्निंग दी कि पहले तो तुम ये सारे ऑपरेशन वाइंड अप करो, ये जो कंस्ट्रक्शन चंद्रनगर की फोर्टिफिकेशन कर रहे हो बंद करो, ये जो कंपनी को प्रिविलेज मिले हुए हैं ये सारे मिसयूज कर रहे हो, ना तो अब ऑफिसर को मिलेगा, तुमको मिलेगा, बंद करो। फ्रांसीसी मौके को भाप गए और बोल गए कि ओके डन, बंद। उन्हें पता था ब्रिटिश नहीं मानेंगे, ब्रिटिशर्स ने नहीं माना। फोर्टिफिकेशन चलती रही, कलकत्ता की किलेबंदी करते रहे, मुक्त व्यापार करते रहे। और सिराजुद्दौला ने बोला कि तुम अब, कंपनी ने अपने ऑफिसर के थ्रू हमारे द्वारा जो फरमान दिया गया था मुक्त व्यापार करने का, उसका मिस यूज कराया, अब कंपनी भी नहीं करेगी, खत्म। करार में आज एंड करता। कंपनी ने कहा तुम्हारी ऐसी तैसी, एक तो जबरन गद्दी पे बैठे हो, एक तो हो जवान, ऊपर से सिर तुम्हारा घुमा रहता है, दरबार के सारे लोग तुम्हारे खिलाफ चल रहे हैं,
मनमौजी, तुमको बताते हैं। कंपनी ने बोला कि लड़ लेंगे, कंपनी अंधविश्वास में चल रही थी, वो नवाब था। जब कंपनी ने खुलेआम गुहार लगाई, आओ फिर लड़ते हैं, तो लड़ाई शुरू हुई। सिराजुद्दौला जान खून था, गरमा गया, पूरे मावा खा के चढ़ गया। जब आगे बढ़ा पूरी सेना लेकर के, तो बस फिर खत्म। ऐसे दौड़ाए फोर्ट विलियम से। उस टाइम पर गवर्नर ड्रेक हुआ करता था। बड़े पैमाने पर हुगली नदी का सहारा लेकर के दौड़े, और बंगाल के नीचे यहाँ पे एक आइलैंड है फुल्टा, लेकिन 146 वहीं बच गए फोर्ट विलियम में। 146 जो फोर्ट विलियम बचे, सिराजुद्दौला आया, उसने बोला इनको जरा बंद करो। वो तो कह के चला गया, लेकिन अफसर शैतान थे। अफसरों ने एक जगह ढूंढी जहाँ पे सिर्फ 6 बंदे फिट हो सकते थे, वहां पे 146 फिट कर दिए और बंद कर दिए। अगले दिन जब खोला तो ऐसा कोई कहता है केवल 23 बचे, कोई कहता है 6, कोई कहता है 26, बाकी सारे मर गए। इसे ब्लैक होल ट्रेजेडी कहते हैं। ये खबर सुन करके सन्ना गया पूरी तरह से रॉबर्ट क्लाइव, और ये सब कुछ 1756 में हो रहा था। ये खबर जब सुनी रॉबर्ट क्लाइव ने, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का मैसेज आया कि अब दिखाओ अपना दम, अब मानते हैं कि तुम कितना दम रखते हो। रॉबर्ट क्लाइव ने जनरल वाटसन, एडमिरल वाटसन को बुलाया, और एडमिरल वाटसन से प्लानिंग की कि पहले हम दोनों पानी वाले जहाजों से यहाँ से जाएंगे बंगाल के मुहाने पे। जब हम हुगली नदी के माउथ पे जाके खड़े होंगे, तुम हुगली रिवर से जाओगे, मैं रिवर के किनारे किनारे जाऊंगा, मैं वाया लैंड, तुम वाया वेस्ट, हम खींच लेंगे। अक्टूबर अक्टूबर 1756 रॉबर्ट क्लाइव पहुंचा यहाँ पर। दिसंबर रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पर पहुंचा, लोगों को रिलीव किया, फुल्टा पहुंचा। दिसंबर 1756 आगे पहुंचा, जितने भी बंधे हुए लोग थे उन सबको कस्टडी में लिया। जनवरी 1757 फोर्ट विलियम आजाद, लाइटनिंग स्पीड के साथ फोर्ट विलियम आजाद कराया गया। फरवरी 1757 नवाब के साथ ट्रीटी। नवाब ने देखा युद्ध हुआ, पहले नवाब को भी मुंह की खानी पड़ी। अंग्रेज देखा लंबा चल रहा है, ट्रीटी साइन। ट्रीटी के तहत यह डिसाइड किया गया कि कंपनी के मुक्त व्यापार के राइट बने रहेंगे, कंपनी फर्दर फोर्टिफिकेशन नहीं करेगी, कंपनी के ट्रेडर उस मुक्त व्यापार के फरमान का मिसयूज नहीं करेंगे, और नवाब किसी और विदेशी ताकत के साथ सांठगांठ नहीं करेगा। दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन नवाब बाज नहीं आया। नवाब को फ्रांसीसियों कान में जाके फूंक मारी, कहता देखा बदतमीजियां, आपसे लड़ रहे थे, ट्रीटी भी करवा करके बैठ गए। आने वाले दिनों में आपको कहा जाएंगे ये हमारा साथ लो, दोनों मिलकर के खत्म करते हैं, तो खदेड़ते हैं पूरी तरह से यहाँ पे, फिर बाद में सलटा लेंगे अपना मामला आपस में। फ्रांसीसियों के साथ अग्रीमेंट करना तय पाया गया नवाब का। यह भांप लिया था रॉबर्ट क्लाइव ने कि रॉबर्ट क्लाइव का आजकल नवाब सिराजुद्दौला का बहुत आना जाना लगा हुआ है फ्रांसीसियों के घर, और फ्रांसीसियों का भी नवाब के घर। बस रॉबर्ट क्लाइव ने भी अपना काम शुरू कर दिया। 3 ब्रिगेड थी, 3 विंग थे उसकी आर्मी के, तीनों के लीडर बुलाए। पहले मीर जाफर कमांडर इन चीफ बुलाया, नवाब का कमांडर इन चीफ, से बोला कि कब तक इस तरह से उसकी बोटियों में पलते रहोगे, तुम नहीं चाहते कि तुम नवाब बन जाओ, हम तुम्हें नवाब बनाएंगे, गद्दी पर बैठाएंगे, उसे उकसाओ कि वो युद्ध करे, युद्ध के मैदान तक लेकर के आओ, लेकिन वहां पे करना कुछ नहीं है तुम्हें। कहता जी हजूर, ओके। दूसरा कमांडर राय दुर्लभ, कहता हो, कहता कब तक ललकड़ियां मारते रहोगे उसके लिए, व्यापार के लिए, ट्रेड के लिए उससे प्रिविलेज मांगते रहोगे, तुम नहीं चाहते कि बिजनेस मैग्नेट और टाइकून की तरह उभरो, हम तुम्हें मौका देंगे, उसे उकसाओ कि वो युद्ध के मैदान में आए, लेकिन लड़ना नहीं, जाओ। तीसरा लुतुफ खान, उसे बुलाया, कहते कब तक उसकी तलियों में तेल लगाते रहोगे, तुम नहीं चाहते कि तुम भी राज सिंहासन पर आराम करो, उसे उकसाओ युद्ध के लिए, मैदान में ले जाओ, लेकिन लड़ना मत। तीनों को अपने साथ मिला करके युद्ध के लिए उकसाया। 23 जून 1757 बैटल ऑफ प्लासी। तो 23 जून 1757 बैटल ऑफ प्लासी लड़ी